आज के इस वीडियो में केमिस्ट्री के सॉलिड स्टेट चैप्टर से इम्परफेक्शन संबंधी एडिशनल जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। पिछले पार्ट में इम्परफेक्शन संबंधी जो भी जानकारी दी गई थी, इसके अतिरिक्त आपको जो जानने की जरूरत है उससे मैं आज आपको अवगत करा रहा हूं। आपने जाना रिक्तिका दोष क्या है, आपने जाना अंतराकाशी दोष क्या है, ट्रैंकल दोष क्या है, शॉर्टकी दोष क्या है। अब यह जानना है कि रिक्तिका दोष की संख्या की गणना किस प्रकार की जाती है। रिक्तिका दोष की संख्या की गणना कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट्स। रिक्तिका दोष के बारे में बताया गया था, जालक स्थल किसी स्थान से गायब हो जाते हैं तो रिक्तिका दोष उत्पन्न होती है। प्रति घन सेंटीमीटर किसी सॉलिड में किसी ठोस के प्रति घन सेंटीमीटर में रिक्त जालक स्थलों की संख्या को कैपिटल एन से सूचित किया जाता है। यह कैपिटल एन यहां है जालक स्थलों की संख्या। एक घन सेंटीमीटर में कितने ठोस के एक घन सेंटीमीटर में कितने जालक स्थल रिक्त हैं उसकी संख्या दी हुई जाएगी और जो दी हुई रहेगी उसका मान n के रूप में निरूपित किया जाता है। जालक रिक्ति को उत्पन्न करने में जितनी ऊर्जा लगती है आवश्यक कार्य या ऊर्जा किसी ठोस से जालक स्थल गायब तब होंगे, ठोस के रूप में, ठोस गोले के रूप में परमाणु, अणु या आयन उस स्थान से गायब तब होते हैं जब उसे ऊर्जा दी जाती है, ऊष्मा उत्पन्न कराई जाती है, ऊष्मा गतिक प्रभाव उत्पन्न कराया जाता है। तो जितनी ऊर्जा दी जाती है वह ऊर्जा जालक रिक्ति उत्पन्न करने में आवश्यक कार्य के तुल्य होता है। तो कार्य या ऊर्जा उसे W से सूचित किया गया। गैस स्थिरांक इसमें 8
जिसका मान 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन। एवं ताप का मान T। अब इस आधार पर रिक्तिका दोष की कुल संख्या इसे स्मॉल n से सूचित किया जाता है, जिसका मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला दिया जाता है n इज इक्वल टू n एक्सपोनेंशियल फंक्शन RT। इस सूत्र के आधार पर रिक्तिका दोष की संख्या का निर्धारण आसानी से कर लिया जाएगा। n का मान है, फिर w का वैल्यू रहेगा और 2RT जालक स्थलों की संख्या जब पता रहेगा तो इसके आधार पर रिक्तिका दोष की संख्या की गणना कर ली जाती है। अब इसके बाद जानना है कि फ्रैंकल दोष जो उत्पन्न होता है उसके कुछ निश्चित टर्म हैं। फ्रैंकल दोष के लिए और शॉर्टकी दोष दोनों में अंतर बताया गया। इसके अतिरिक्त जानकारी की जो जरूरत है, शुद्ध अल्कली मेटल फ्रैंकल दोष संबंधी मुख्य बातें। पहले जो जानकारी दे दी गई थी उसको छोड़कर उसके अतिरिक्त जानकारी फ्रैंकल दोष और शॉर्टकी दोष के संबंध में दिया जा रहा है। तो सबसे पहली बात यह है कि जो शुद्ध अल्कली मेटल, शुद्ध अल्कली मेटल के हेलाइड में फ्रैंकल दोष नहीं पाए जाते। यानी इसमें संभावना कम रहती है। अब ये शुद्ध अल्कली मेटल का मतलब हो गया ग्रुप 1 के जितने सारे तत्व हैं पेरियोडिक टेबल में समूह संख्या 1 में जो सारे तत्व हैं उसके परमाणु क्रमांक के आधार पर वैलेंसी 1 है। तो एक संयोजकता से संबंधित जो तत्व हैं सब अल्कली मेटल के रूप में जाना जाता है। इसके अंतर्गत सोडियम, पोटेशियम आदि आते हैं। तो सोडियम के हेलाइड या पोटेशियम के हेलाइड तो दोनों सम आयनिक हो जाएगा, जिसके कारण शॉर्टकी दोष उत्पन्न होंगे।
इसमें फ्रैंकल दोष नहीं पाए जाते। ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन ऐसे यौगिक हैं जिसमें फ्रैंकल दोष की संभावना बहुत कम होती है। तो शुद्ध अल्कली मेटल के हेलाइड, ये शुद्ध अल्कली मेटल के हेलाइड जितने भी होंगे इसमें फ्रैंकल दोष की संभावना कम होगी। दूसरी बात है सहसंयोजक बंधन वाले यौगिकों में फ्रैंकल दोष पाए जाते हैं। क्योंकि ऐसे ठोस में प्लस का आकार छोटा होगा और माइनस का आकार बड़ा होगा। धन आयन का आकार छोटा होगा और ऋण आयन का आकार बड़ा हो जाता है। तीसरी बात जो है, कुछ ऐसे यौगिक होते हैं जिसके धन आयन और ऋण आयन एक दूसरे से काफी क्लोजर होते, निकट होते, जिसमें डायपोल मोमेंट का जो कांस्टेंट वैल्यू होता है वह उच्च हो जाता है। आयनिक यौगिकों में जब दोनों आयन परस्पर अधिक निकट होते हैं, तो डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक का मान उच्च होता है। डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक का मान जब उच्च होगा तो प्लस से माइनस ज्यादा क्लोजर है, तो एक दूसरे को अधिक आकर्षण से खींचेगा, जिसके आधार पर प्लस को वहां से हटने में, फ्रैंकल दोष में प्लस हटता है और इंटरस्टिशियल में पहुंचता है, तो प्लस को वहां से हटाने के लिए अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है। तो जब डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक का मान उच्च होता है तो फ्रैंकल दोष उत्पन्न करने में उच्च ऊर्जा की जरूरत होती है। सिल्वर हेलाइड जो होता है सिल्वर हेलाइड में फ्रैंकल दोष पाया है।
जो कोवेलेंट बॉन्ड के कारण, परंतु सिल्वर ब्रोमाइड में फ्रैंकल तथा शॉटकी दोनों दोष पाए जाते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड में निम्नलिखित में से कौन से दोष पाए जाएंगे? फ्रैंकल दोष, शॉटकी दोष, फिर दोनों प्रकार के दोष, इनमें से कोई नहीं। इस टाइप का क्वेश्चन रहता है। सिल्वर ब्रोमाइड में दोनों दोष पाए जाने की संभावना होती है। जब भी फ्रैंकल दोष उत्पन्न होगा तो ये तभी उत्पन्न हो सकता है जब उसे ऊष्मीय ऊर्जा, संवहन ऊर्जा उपलब्ध कराई जाएगी, और जब उच्च परिमाण में उच्च ऊष्मीय संवहन एवं कंपन के साथ उच्च ऊष्मीय संवहन होगा, तो उस स्थिति में धनायन और ऋणायन दोनों पर उसका प्रभाव पड़ता है, और तब एक दोनों आयन इंटरस्टिशियल में जाने के लिए बाध्य हो जाते हैं। उच्च ऊष्मीय संवहन तथा उच्च ऊष्मीय कंपन से फ्रैंकल दोष उत्पन्न होता है, जिसमें केटायन एवं एनायन दोनों पर विस्थापन प्रभाव उत्पन्न होने लगता है। जब शॉटकी दोष की बात आती है, फ्रैंकल दोष हो गया, अब इसमें शॉटकी दोष से संबंधित कुछ जो मुख्य बातें हैं, जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, जो सम आयनिक यौगिक है, उसमें शॉटकी दोष पाया जाएगा। तो शॉटकी दोष के अंतर्गत 1 घन सेंटीमीटर NaCl में शॉटकी दोष जब उत्पन्न किया जाएगा तो इसके लिए 200 जूल ऊर्जा की जरूरत होगी। 200 जूल प्रति मोल प्रति घन सेंटीमीटर शॉटकी दोष उत्पन्न करने के लिए। शॉटकी दोष में बिल्कुल आयन को अपने स्थान से हट जाना पड़ता है, और ऐसी स्थिति में अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है। टेन टू दी पावर 22 की संख्या में लेटिस पाए जाते, और इसमें शॉटकी दोष का प्रभाव 10 टू दी पावर 16 और शॉटकी दोष से इफेक्ट कुल संख्या लेटिस का और
शॉटकी दोष वाले लेटिस की संख्या शेष बचे लेटिस की संख्या। ये तीनों पॉइंट जानना है। शॉटकी दोष में एक घन सेंटीमीटर में जो शॉटकी दोष उत्पन्न होगा तो उसके लिए लगभग इतनी जूल की जरूरत होती है। ऊर्जा फ्रैंकल दोष से शॉटकी दोष में अधिक जरूरत पड़ती है और 10⁻22 की संख्या में कुल लेटिस जालक होते हैं प्रति घन सेंटीमीटर NaCl में या KCl में, जिसमें 10⁻6 शॉटकी दोष वाले होते हैं और 10⁻16 शेष लेटिस की संख्या हो जाती है। इसके अतिरिक्त अब जो दोष हैं उसमें अबिंदुकता दोष और नॉन स्टैकियोमेट्री दोष रह गया। नॉन स्टैकियोमेट्री दोष में धातु आधिक्य दोष, धातु न्यूनता दोष आदि भी आएंगे। तो मैं अभी अशुद्धता दोष से संबंधित थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा। अशुद्धता दोष में है कि किसी भी यौगिक में बाहर से अशुद्धि के रूप में कोई अन्य यौगिक मिला दिया जाता है। अन्य यौगिक के मिलाए जाने के कारण ही अशुद्धता उत्पन्न हो जाती है। जैसे NaCl, NaCl, फिर NaCl, NaCl, Cl, NaCl, NaCl, Na, फिर NaCl, 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 इस प्रकार एक क्रिस्टलाइन ठोस है। अब इस क्रिस्टलाइन ठोस में हम बाहर से SrCl2 मिलाते हैं। सिर्फ SrCl2 ही मिलाया जाएगा यह आवश्यक नहीं है। इसके अतिरिक्त और यौगिकों को इसमें डाले जा सकते हैं, जैसे कैडमियम क्लोराइड भी डाला जा सकता है। तो SrCl2 की ही चर्चा यहां कर रहे हैं। ये SrCl2 इसमें डाल दिया गया। तो बाहर से जैसे ही हम SrCl2 इसमें डालते हैं तो Sr की वैलेंसी 2 है और धन आयन है Sr। तो सोडियम जो धन आयन वाला एक वैलेंसी वाले परमाणु यहां उपस्थित हैं, जैसे ही बाहर से इसको डाला गया अशुद्धता उसमें उत्पन्न हो गई और Sr 2 सोडियम को हटाया। 2 सोडियम को क्यों हटाया? क्योंकि Sr की वैलेंसी 2 है, इसलिए 2 सोडियम को हटाया और एक हटे हुए स्थान पर Sr बैठ गया। एक हटा हुआ स्थान अभी खाली है। इस प्रकार के जो दोष उत्पन्न होते हैं उस दोष को अशुद्धता दोष कहा जाता है। इस दोष का नाम अशुद्धता दोष, प्यूरिटी इम्परफेक्शन के रूप में इसको इसलिए जाना जाता है कि किसी भी ठोस में बाहर से अशुद्धि के रूप में इसमें कुछ पदार्थों को डालने की जरूरत होती है। ये SrCl2 हो सकते हैं या कैडमियम क्लोराइड CdCl2 हो सकता है या इसके अतिरिक्त AgCl2 हो सकता है। इस प्रकार के किसी भी पदार्थ को जब हम इसमें डालते हैं तो Sr के कारण 2 सोडियम हटा, 1 सोडियम के प्लेस पर Sr बैठा और 1 सोडियम का प्लेस एम्प्टी है, खाली है। या कैडमियम 2 सोडियम को हटाएगा, 1 सोडियम के स्थान पर कैडमियम बैठ जाएगा
या सिल्वर रहेगा तो 2 सोडियम को हटाएगा और एक सोडियम के स्थान पर Ag बढ़ जाएगा, एक सोडियम का स्थान खाली रहेगा। इसको अशुद्धता दोष के नाम से जाना जाता है। तो इसकी परिभाषा होगी ये इम्प्यूरिटीज इम्परफेक्शन। वैसा दोष जिसमें क्रिस्टलीय ठोस में अशुद्धि के रूप में SrCl2, CdCl2 आदि डालने पर लेटिस के दो धनाएं विस्थापित हो जाते हैं एक स्थल पर अशुद्धि वाले केटायन धनायन बैठ जाता है, शेष एक स्थल खाली रह जाता है। अशुद्धि दोष अशुद्धता दोष कहलाती है। अब इम्परफेक्शन का अंतिम भाग जो बचा हुआ है नॉन स्टैकियोमेट्री इम्परफेक्शन, इसके बारे में नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद।